सतीश नगर गांव में एक दंपत्ति रहता था, आस्था और प्रणव। शादी के बाद से ही उनके बीच अक्सर झगड़ा होता था। हर रोज सुबह और शाम उनके घर से झगड़े की आवाज आती थी। कभी कभी प्रणव आस्था को मारता भी था। आज भी दोनों के बीच बहस हो रही थी। ये बताओ कि मेरी इजाजत के बिना बार बार मेरे पैसे के डब्बे में क्यों हाथ डालती हो तुम तो घर में कितनी देर से आते हो, जरूरत पड़े तो पैसे तो लेने ही होंगे। अरे जो चाहिए तुम्हें तुम मुझे बताओ ना, नहीं तो दुकान से उधार ले आओ, मैं चुका दूंगा। फिर भी तुम मेरे पैसों की फिजूल खर्ची करती रहती हो। घर की रोज की जरूरत की चीजें खरीदना तुम्हें फिजूल लगता है? रोज की जरूरत की चीजें नहीं, तुम बेकार की चीजें खरीदती हो, फालतू के सामान। क्या थोड़ा सा सामान लेने में इतने पैसे खर्च होते हैं क्या? अच्छा, अगर इतना शक है तो अब से खुद जाकर खरीदारी करो, फिर देखो मैं कितनी बचत करती हूँ। गजब करती हो। बाहर का काम मैं संभालूंगा, बाजार का काम भी मैं करूंगा, तो क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? अरे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नौकर दिलाने के लिए मुझसे कितना पैसा लिया था? सुनो, जो मन चाहे करो, लेकिन मेरे माँ बाप को बीच में मत लाना। 100 बार लाऊंगा। क्या करोगी तुम, बताओ क्या करोगी? तुम्हारे भिखमंगे बाप के लिए तुम्हारा इतना प्यार? मेरे माँ बाप कभी किसी के लिए पैसे के लालच में एक बच्चे को छोड़कर दूसरे के पास नहीं गए। पैसे की वजह से वो खुशी से कोलकाता चले गए। कम से कम मेरे माँ बाप इतने नीच नहीं हैं। प्रणव आस्था की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और फिर से आस्था को खूब पीटा। किशनलाल एक उदार व्यक्ति था। जीवन भर मेहनत की और गांव वालों की मदद करता रहा, इसलिए गांव में सब उसका सम्मान करते थे। जब किसी को सलाह चाहिए होती, सब उसकी ओर दौड़ते थे। मुरली, सुना है तुम्हारी नौकरी चली गई, 3 महीने से घर पर ही हो। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कम वेतन देने पर मैंने विरोध किया, इसीलिए मुझे निकाल दिया। क्या करूं? हाँ, आजकल नौकरी की यही समस्या है। मेहनत खूब है, वेतन कम है, और बोलोगे तो नौकरी चली जाएगी। दूसरे करने के लिए जो बैठे हुए हैं। 2 महीने से घर पर हूँ, 3 जगह नौकरी देखी, लेकिन बाजार ठीक नहीं है। अरे तो नौकरी करने की जरूरत क्या है? दूसरों की नौकरी मत करो, खुद कुछ करो ना। लेकिन मैं क्या करूं? व्यवसाय करने का डर है, नुकसान हुआ तो सम्मान नहीं रहेगा। हमारे बड़े नदी में मछुआरे अब मछली पकड़कर खूब बेच रहे हैं। तुम भी चाहो तो मछली पकड़कर थोक में बेच सकते हो। इतनी पढ़ाई के बाद क्या मैं मछुआरे का काम करूंगा? मेरा सम्मान कहाँ जाएगा फिर? अरे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता मुरली। अगर मन हो तो हर काम समान होता है, समझे बेटा? किशनलाल की बात सुन मुरली ने नौकरी छोड़ मछुआरे का काम करने का फैसला किया। प्रणव और आस्था की इकलौती बेटी बिंदु रोज माँ बाप की लड़ाई देख देख कर तंग आ गई थी। जब भी घर में झगड़ा होता, उसका मन खराब हो जाता और वो रोते रोते अपनी दादी कोकिला के पास चली जाती। क्या हुआ बेटा, तू इतनी चिंतित क्यों लग रही है? तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम रो कर आई हो। फिर से घर में कुछ हुआ? घर में तो रोज कुछ न कुछ होता रहता है। माँ बाप साथ में अच्छे से नहीं रह पाते। जब भी पापा घर आते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है। उन्हें कब समझ आएगा कौन जाने। बहुत बार समझाया है कि बेटी बड़ी हो रही है, अब रोज रोज झगड़ा बंद करो, लेकिन कौन सुनता है। झगड़ा तो सह जाती हूँ, लेकिन आज पापा ने माँ को मारा और आंख मुंह फाड़ दिया। तुम्हारी माँ की भी कुछ गलती है, एकदम चुप नहीं रह सकती, हमेशा बहस करती रहती है, इसी वजह से झगड़े होते हैं। मैं उस घर में नहीं जाना चाहती दादी, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। छोटी बिंदु की बात सुन कोकिला का दिल पसीज गया। वो उसे सांत्वना देकर घर के अंदर ले गई। रात को कोकिला का पति पीतांबर घर लौटा।
60 साल के पीताम्बर अब भी परिवार चलाने के लिए रास्तों में भेल पूरी बेचते थे। घर आकर उन्होंने अपनी प्यारी पोती बिंदु को सोता हुआ देखा और आश्चर्यचकित हुए। बिंदु बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? सुबह से आई है, जिद करती है कि हमारे साथ रहेगी, अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती। हाँ हाँ हाँ, ये तो स्वाभाविक है। हर रोज अपने माँ बाप को झगड़ते देखती होगी, तो कौन चाहेगा कि घर में रहे। मैं कह रही हूँ कुछ दिन हमारे यहाँ यहीं रह, हमारे पास रहने से थोड़ा प्यार मिलेगा, मन अच्छा रहेगा। अरे कुछ दिन क्यों, जब तक जी चाहे तब तक यहाँ रहो। प्रणव और आस्था के रोज के झगड़े देखकर मानसिक कष्ट से तो बेहतर है कि हमारे पास बड़ी हो। हमने बड़ी गलती की कि प्रणव जैसे लड़के से अपनी बेटी की शादी कराई। बदमिजाज, असभ्य, सोचा था बच्चे के बाद ठीक हो जाएगा, पर 15 साल बीत गए, वही कहानी। हाँ, दोष मेरा है। अगर शादी के समय उसके सारी मांग पूरी कर देता, हाँ, तो शायद मेरी बेटी खुश होती और मेरी पोती भी। प्रणव ने शादी में 2 लाख नकद मांगे थे जो पीताम्बर नहीं दे पाए, इसलिए वो सोचते हैं कि प्रणव बेटी के साथ बुरा व्यवहार करता है। इसी वजह से वो खुद को दोषी मानते हैं। किशन लाल की बात मान मुरली मछली पकड़ने लगा, लेकिन ज्यादा लाभ न होने से वो निराश हो गया। तब किशन लाल ने उसे सांत्वना दी। अरे भाई, इतनी जल्दी हार मान जाओगे मुरली? हैं? देखो, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं ना मछली पकड़ना शुरू किए हुए। अरे भाई, थोड़ा समय दो, धीरे धीरे व्यापार बढ़ेगा, पैसा आएगा, सब कुछ धीरे धीरे होता है, ठीक है? मेरे पास थोड़ा सा पैसा था, सब मछली के उपकरण और खर्च में लग गया। अब हाथ बिल्कुल खाली है। अरे भाई, तुम इस काम में नए हो, इसीलिए दिक्कत हो रही है। इस पेशे को समझना पड़ेगा। सुनो, एक काम करो, अन्य मछुआरों से दोस्ती करो। कई से बात की, लेकिन उनमें भी बहुत से नए हैं। मुरली किशनलाल की सलाह मान नदी के बीच गया और कुछ अनुभवी मछुआरों से बात की। उसने जाना कि वो मछली के लिए एक हानिकारक दवा मिलाते हैं, जिससे मछली बड़ी और ताज़ा दिखती है, इसलिए उसकी मांग ज्यादा होती है। मुरली ने भी धीरे धीरे ये तरीका अपनाया और कुछ महीनों में मछली की मांग बढ़ गई। फिर दवा मिलाकर मछली बेचने लगा। पीताम्बर जैसे रोज अपने ठेले पर भेलपूरी बेच रहा था, उसी वक्त तेज गति से आ रही एक बस से टकरा गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए। कोकिला को खबर मिली तो वो बिंदु के साथ अस्पताल पहुंची। मेरा इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? अगर दादू को कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मत रो दादी, दादू ठीक हो जाएंगे, तुम हिम्मत रखो। कैसे हिम्मत रखूं? अगर मेरा एक बेटा होता तो ये सब नहीं होता। दादू को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज बड़ा हादसा हो गया। ऊपर वाला दादू को बिल्कुल ठीक कर देगा, तुम थोड़ा धैर्य रखो। डॉक्टर लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं बेबस होकर भटकती रहूंगी, मेरा कोई नहीं रहेगा। ऐसा मत कहो दादी, मैं तो हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कोकिला जोर जोर से रो रही थी और बिंदु उसे समझा रही थी। प्रणव काम पर जाते हुए मुरली को देखता है। मुरली के मछुआरे बनकर सफल होने की कहानी पूरे गांव में फैल चुकी थी। प्रणव मुरली से मिलकर मछली पकड़ने का सोचने लगता है। और अब तो तुम बहुत व्यस्त हो गए हो। पूरे गांव में तुम्हारी सफलता के चर्चे हैं। अब नौकरी छोड़कर मैंने मछली पकड़ना शुरू किया था, कृष्णलाल बाबू के कहने पर। और अब लगता है नौकरी ढूंढने से मछुआरे का काम करना ज्यादा फायदे वाला है। क्यों क्यों क्यों, सही कहा ना मैंने?
हाँ 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 बिल्कुल। अब इतने कम समय में मैंने जो पैसे कमाए वो नौकरी करके साल भर में काम करके भी नहीं मिलते। अब तो मतलब मजे ही मजे। हाँ, मैं भी मुरली के साथ जुड़कर ये काम करूं तो कितना अच्छा होगा। चलो मैं थोड़ी देर में मछली की दुकान पर जाता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। ठीक है प्रणव? सुनो मुरली, मैं क्या कह रहा हूँ कि अब यार मतलब मेरी भी नौकरी मुझे अच्छी लगती नहीं है। अगर मैं भी तुम्हारे साथ मछुआरे का काम करूं तो क्या मैं भी सफल हो पाऊंगा? अरे बिल्कुल मेरे भाई, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। साथ मिलकर काम करने से सब आसान होगा। लेकिन ये सारी बातें यहाँ सड़क पर करने का मामला नहीं है। सुनो, तुम मेरे घर आराम से आओ, सब मैं तुम्हें समझाऊंगा, फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं कल शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। प्रणव मुरली के साथ मिलकर जल्दी सफलता पाने का सपना देखने लगा, लेकिन उसे मुरली के अवैध काम के बारे में कुछ पता नहीं था। पीतांबर दुर्घटना के बाद काम करने में असमर्थ हो गया और घर पर ही रहता था। कोकिला चिंतित थी क्योंकि बिंदु भी उनके साथ रहने लगी थी। बिना आय के तीनों का गुजर बसर कैसे होगा, ये सोचकर कोकिला परेशान थी। तुम्हारे दादू की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अब वो काम नहीं कर पाएंगे। उनका पैर टूट गया है, अब वो कभी चल नहीं पाएंगे। काम तो दूर की बात है। जब तक दादू कमाते थे तब तक मैं चैन से थी। अब क्या करूंगी? बिना पैसे के घर कैसे चलेगा? दादू से अब आय की उम्मीद छोड़ दो। अब तुम्हें कुछ करना होगा दादी। मैं इस उम्र में क्या करूंगी? कोई मुझे नौकरी देगा भी? चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर काम खोजेंगे। जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। बिंदु की बात सुनकर कोकिला मना नहीं कर पाई। वो दोनों काम की तलाश में निकल पड़े। प्रणव शाम को मुरली के घर गया मछली पकड़ने के बारे में बात करने। मुरली उसे देखकर बाहर आया। हाँ प्रणव आ गए। चलो चलो आ जाओ, बाहर बैठकर बातें करते हैं। चलो। क्या तुम अब भी वही मुरली हो? अरे भाई, पूरे गांव में तुम्हारी चर्चा है, सब तुम्हारी सफलता की कहानी बताते हैं। अरे मेरी सफलता के पीछे कृष्णलाल बाबू की सलाह है। अब वो ना होते तो मैं अभी भी नौकरी के लिए बेकार बैठा रहता, रोता रहता, नौकरी मिले नौकरी मिले। अच्छा मुरली, मुझे भी मछुआरे का काम सिखाओ ना। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारी मदद से सीख जाऊंगा। हाँ हाँ जरूर, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था घर आओ, आराम से बैठकर बातें करते हैं। देखो सही बताऊं तो ये काम थोड़ा जोखिम वाला है। जोखिम? मछली पकड़ने में कौन सा जोखिम? अच्छा तुम्हें क्या पता, गजब करते हो। अरे भाई, सिर्फ मछली पकड़कर उसे बेचने से पैसा नहीं मिलता है। तो फिर और क्या करना पड़ता है? मुरली ने प्रणव को बताया कि वो मछली में हानिकारक दवाइयां मिलाते हैं और अवैध सोना छुपाते हैं। ये सुनकर प्रणव नाराज हो गया। अरे बाप रे बाप रे बाप, मैं तो सोच रहा था कि तुम ईमानदारी से पैसे कमा रहे हो, लेकिन तुम तो ये गंदा काम कर रहे हो। ए प्रणव सुनो, मैंने तुम्हें सच बताया क्योंकि तुम दोस्त हो। अगर तुम मना करोगे तो ठीक है, वरना फिर मत आना। और अगर कहीं भी तुमने कुछ बताया तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा ना, आईने में अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। समझ गए? चलो जाओ यहाँ से, बात करते हैं, धंधा करना है। प्रणव ने गलत रास्ता छोड़कर ईमानदारी से कमाने को चुना। मुरली की शादी की बात उसने किसी को नहीं बताई। कोकिला और बिंदु काम ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, लेकिन कोई उन्हें नौकरी नहीं दे रहा था। एक दिन गांव वालों से मुरली के बारे में सुना। वो इतनी जल्दी इतने पैसे कैसे कमाता है? नया घर भी बना लिया। मैंने कईयों से पूछा, सब कहते हैं वो नदी से मछली पकड़ता है
और बेचकर पैसा कमाता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसका कोई छुपाया हुआ व्यापार है। ऐसा तो लगता है मछली पकड़कर इतना पैसा कमाना आसान नहीं। फिर भी अगर हम उनके साथ जुड़ जाएं तो फायदा होगा। लेकिन क्या वो हमें अपना राज बताएगा? और अगर कुछ गलत काम कर रहा हो तो? मजबूरी में अच्छा बुरा देखा नहीं जाता। तुम्हारे दादू की हालत खराब है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। अगर मुरली के साथ मिलकर पैसे कमाए तो नुकसान नहीं होगा। सही कहा। अगर हम अच्छे पैसे कमाएं तो दादू का इलाज होगा और हमें भी सहूलियत होगी। मजबूरी के कारण दोनों मुरली से मिलने और उसके साथ काम करने का निर्णय लेते हैं। बहुत दिन से बिंदु घर पर नहीं थी। उसकी कमी से आस्था बहुत रो रही थी। जब प्रणव घर आया तो आस्था ने उससे बिंदु की बात करनी शुरू की। बस खाते हो, सोते हो, काम पर जाते हो और किसी की कोई फिक्र नहीं। अरे मैं अभी घर आया हूँ, मैंने कदम अंदर रखा नहीं कि तुम्हारी शिकायतें शुरू हो गई। पट 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 पट। सच बताओ, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या घर में आऊं ही नहीं? बताओ। शिकायत ना करूं तो क्या करूं? 1 महीना हो गया बिंदु घर नहीं आई। तुमने एक बार भी उसको याद नहीं किया। हाँ, मैं उसे नहीं देख पाता क्योंकि मैं काम में व्यस्त रहता हूँ। पूछना चाहता हूँ पर भूल जाता हूँ। बताओ, कहाँ है बिंदु? घर पे क्यों नहीं है? अब तुम्हें होश आया है। जब तुम काम से लड़ाई झगड़ा करोगे तो बेटी की खबर कैसे रखोगे? अरे इतना बुरा बुरा मत बोलो। ये बताओ साफ साफ कि बिंदु कहाँ है? मेरी चिंता और मत बढ़ाओ। कहाँ है बिंदु? बताओ। 1 महीने पहले वो अपनी दादी के घर गई थी, वही है। अभी तक वापस नहीं आई। क्या? अरे इतने दिन वहाँ क्या कर रही है वो? पढ़ाई नहीं है क्या उसकी? जाओ, चलो लेकर आओ उसको, चलो जाओ। मैं क्यों जाऊं? तुम्हारी बेटी है, तुम ही ले आओ। हमेशा बेटी के सामने झगड़ा करते हो, इसीलिए वो नाराज होकर चली गई। अरे भाई, मैं दिन भर काम में रहता हूँ, तुम उसकी देखभाल नहीं कर सकती हो क्या? और मेरा कल ऑफिस में बहुत सारा काम है, मुझे समय नहीं मिलेगा। तुम कल ही जाकर उसे ला लेना, बस बात खत्म। आस्था बेटी के लिए रोती रही, लेकिन प्रणव के पास समय या इच्छा नहीं थी। वो चुपचाप खाना खाकर सो गया। आस्था खिड़की पर खड़ी होकर उसके दुर्व्यवहार को सोचकर रोती रही। बिंदु होती तो उसे सांत्वना देती, पर वो अब नहीं थी। कोकिला और बिंदु मिलकर मुरली से मिले। वो उसके साथ काम करना चाहते थे, लेकिन प्रणव की घटना याद आने पर मुरली उन पर गुस्सा हो गया और बात नहीं करना चाहता है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा प्रणव मिला था मुझसे, बोला कि मेरे साथ काम करना चाहता है, नौकरी उसको पसंद नहीं आ रही है। मैंने खुश होकर उसे बुलाया, सब कुछ बताया, और फिर कहता है कि ये सब नहीं करेगा, ईमानदारी से कमाएगा। प्रणव बच्चा है, समझता नहीं, पर मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वाह, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। चले जाओ यहाँ से, परेशान मत करो तुम लोग मुझको। जाओ, चलो। काका, मेरे दादाजी की सड़क दुर्घटना में टांग टूट गई है। वो काम नहीं कर पाएंगे। हमें परिवार चलाना होगा। हम उम्मीद लेकर आए हैं तुमसे। हाँ मुरली, हमें बहुत पैसों की जरूरत है, तुम ही मदद कर सकते हो। बिंदु की बातें और कोकिला को रोते देख मुरली को दया आई। वो उन्हें अपने साथ रखने को राजी हो गया। मुरली मछली पकड़ने के बहाने अपने सारे गलत काम बिंदु और कोकिला को बताने लगा। आश्चर्य की बात तो ये है कि वो पैसों के लालच में ये काम करने को तैयार हो गए। आस्था अपनी बेटी बिंदु को वापस लेने उसके पिता के घर आई, लेकिन वहाँ केवल पीतांबर था। उसे बीमार देखकर आस्था डर गई। पिताजी, क्या हुआ? आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे हाथ पांव पर चोट साफ दिख रही है। ये कैसे हुआ? एक दिन मैं भेलपुरी बेच रहा था
एक बस मुझसे टकरा गई करीबन 1 महीने पहले। तब से ऐसी हालत है। बस हाँ, ये समझ लो कि बच गया, यही बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात हो गई, माँ ने बताया तक नहीं। मैं तो आज बिंदु को लेने आई थी, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। अब मेरा दाहिना पैर खराब हो गया, अब काम नहीं कर पाऊंगा। और जब से ये बात माँ ने सुनी है, वो पागलों की तरह नौकरी ढूंढ रही है। और बिंदु, वो कहाँ है? 1 महीने से नहीं आई। अब तुम तो जानती हो कि वो अपनी दादी को कितना प्यार करती है, इसीलिए कोकिला जहाँ जाती है बिंदु उसके साथ रहती है। और ये बताओ कि तुम लोग रोज रोज झगड़ा क्यों करते हो? तुम्हारे झगड़े से नाराज होकर बिंदु यहाँ आ गई है। आस्था ने पीतांबर से बहुत देर बात की और कोकिला के लौटने का इंतजार किया, लेकिन शाम हो गई, वो नहीं आई। अंत में आस्था बिना बिंदु को लिए घर वापस चली गई। कई दिन बीत गए। पीतांबर घर पर बैठकर बोर हो गया। दूसरी ओर कोकिला और बिंदु मुरली के साथ मिलकर कई गलत काम करते रहे। मुरली के कहने पर वो मछली के पेट में सोने के टुकड़े छुपाकर जहाज में भेजते और बाजार में जहरीली दवाइयाँ मिलाते, जिससे गांव के कई लोग बीमार होने लगे और मरने लगे। 3 दिन पहले जो जहाज रवाना हुआ था, आज वो शहर पहुंचा। हमारे काम को बहुत पसंद किया। ऐसे चलेंगे तो व्यापार खूब बढ़ेगा। जहाज पहुंच गया, अब पैसे दो। तुमने कहा था जहाज पहुंचते ही पैसे दोगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। और मुरली अपनी बात हमेशा निभाता है। रुको। मुरली ने कोकिला और बिंदु को 30,000 रुपए दिए। इतने पैसे एक साथ मैंने कभी नहीं देखे। दादी, हमारी किस्मत बदल गई। अभी कुछ नहीं बदली है, आगे और भी बदलाव आएंगे। मेरे साथ काम करने से फायदा ही फायदा है। प्रणव 1 नंबर का मूर्ख है जो उसने मेरी बात नहीं समझी। सुना है कई लोग बीमार हो रहे हैं। कुछ दिन मछली में दवा डालना बंद कर देते हैं। सोना तो अच्छा चल रहा है। फालतू की बात मत करो। दवा डालना बंद किया ना तो मछली का स्वाद कम हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। दवा डालना जरूरी है, समझी? सही कहा दादी, अच्छा कारोबार चल रहा है, नुकसान क्यों करेंगे? दोनों तरफ से पैसे आए, फायदा होगा। हाँ, और भी ज्यादा पैसा चाहिए मुझे। इस तरह पैसे के लालच में कोकिला, मुरली और बिंदु सारी अच्छाइयाँ भूल गए। वो निर्दोष लोगों की जिंदगी की परवाह किए बिना केवल अपने लाभ की चिंता करते रहे। गांव के कुछ लोगों से प्रणव को पता चलता है कि उसकी सास कोकिला और बेटी बिंदु मुरली के साथ नदी में मछली पकड़ते देखे गए हैं। ये सुनकर प्रणव को समझने में देर नहीं लगी कि उसकी बेटी बिंदु भी गलत कामों में शामिल है। वो बेहद गुस्से में आ जाता है और फिर प्रणव हिम्मत जुटाकर किशन लाल के घर जाता है। आओ प्रणव, आओ 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 आओ। आज तुम्हारा मन हुआ तो मेरे घर आ गए। अब आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतने दिन मुझे डराकर चुप रखा गया, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अरे क्या हो गया? क्या बात करनी है? भाई डरने की कोई बात नहीं है, मुझे बताओ, साफ साफ बताओ क्या बात है, बोलो। कई बार सुना है कि आपने मुरली को जेल का काम करने के लिए कहा था। आपकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। हैं? मेरी वजह से क्यों? उसकी अपनी मेहनत और कोशिश से उसका जीवन बदला है। मैंने तो बस सलाह दी थी, उस सलाह को उसने माना है, बस। पर मुद्दे की बात यह है कि अब वो छुपकर गलत काम कर रहा है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? क्या गलत काम? क्या कह रहे हो तुम? समझा नहीं मैं। प्रणव किशनलाल को मुरली के सारे गंदे कामों के बारे में बताता है और जो कुछ हुआ सारे राज खोल कर रख देता है। ये सुनकर किशनलाल चौंक जाता है। इतने दिनों से मैं मुरली के डर से चुप रहा, लेकिन अब मैं नहीं रह सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी छोटी बेटी को भी इसी गंदे धंधे में फंसा दिया है।
इसीलिए अब मैं चुप नहीं रह सकता। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं खुद मुरली को पुलिस के हवाले करूंगा। प्रणव और किशनलाल मुरली के घर जाते हैं। किशनलाल सवाल पूछने लगता है। मुरली हर सवाल का जवाब इनकार में देता है। अरे प्रणव की समाज में कोई जगह नहीं है, दिन भर बीवी को मारता है, लोगों के पीछे पड़ा रहता है, ढंग की तो नौकरी कर नहीं पा रहा। अरे मुझे देखो, मैंने कितनी सफलता पाई है और वो अभी भी छोटी सी नौकरी करता है, इसीलिए जलता है और ऐसे झूठ फैलाता है। नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है। मैं खुद मुरली के पास नौकरी करने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे अपने सारे काले कामों के बारे में बताए, मैं ये जानकर पीछे हट गया। अब किशनलाल वहाँ कोकिला और बिंदु से पूछताछ करता है, पर वो भी मुरली का पक्ष लेते हैं। पापा झूठ बोल रहे हैं दादा, मुरली काका कोई बुरा काम नहीं करते, वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मछली पकड़कर बाजार में बेचकर ईमानदारी से कमाते हैं। मेरे पापा मुझे फंसाना चाहते हैं, वो झूठे हैं। जिस बेटी को बचाने के लिए प्रणव ने अपने डर को छोड़ सब सच बताया, उसके मुंह से ऐसा अपमान सुनकर प्रणव बहुत दुखी हुआ। ठीक है, तो अब जो होगा पुलिस करेगी। मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से बात नहीं खोलोगे, इसीलिए पुलिस को लेकर आया हूं। दरोगा साहब, अब आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। फिर किशनलाल के साथ पुलिस आती है और मुरली को पीटना शुरू कर देती है। पिटाई के बीच मुरली सारी सच्चाई बोल देता है। घर से कई पैसे और आभूषण बरामद होते हैं। सारे भ्रष्ट मछुआरों को पकड़ लिया जाता है जो इन कामों में शामिल थे। मुरली और कोकिला को जेल भेज दिया जाता है। बिंदु बार बार रोकर माफी मांगती है, लेकिन आस्था और प्रणव उसे माफ नहीं करते और यही दर्द दिल में लिए आस्था गांव छोड़कर चली जाती है। एक दिन सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रणव और आस्था एक दूसरे से माफी मांगते हैं और संकल्प लेते हैं कि अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। वो बीमार पीतांबर को